अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के और उसके असरात के हवाले से। लाहौर इस वक्त भारतीय शहर दिल्ली के बाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त आ चुका है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से आलूदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसका असर लाहौर की फ़ज़ा पर भी पड़ा है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने फौरी इक़दाम उठाए हैं और शहर में प्राइमरी स्कूल्स को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का इस हवाले से कहना था कि भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाले धुएं और तेज़ हवाओं के बायस लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अमृतसर, चंडीगढ़ और दीगर भारतीय इलाकों से आने वाली हवा से आलूदगी ने शहर को लपेट में ले लिया है। ताहम हुकूमत पंजाब ने स्मोक से बचाव के लिए फौरी इक़दाम भी किए हैं और इसके तहत 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई गई है। 550 से ज़ायद भट्टे मस्मार किए गए हैं। ई बाइक्स के मंसूबे का आगाज़ किया गया है ताकि शहरी फ़ज़ाई आलूदगी कम की जा सके। शहरियों को घरों में रहने और दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की हिदायत की गई हैं। मरीम औरंगज़ेब ने मजीद कहा है कि यह मसला भारत के साथ बात के बगैर हल नहीं हो सकता। 4 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा को एक ख़त भेजेगी ताकि भारत के साथ इस मामले पर डायलॉग शुरू किया जा सके। उनका कहना था कि स्मोक का मामला उतना ही संजीदा है जितना कोरोना की वबा थी और इसका हल भी सरहदी ताउन से ही मुमकिन है। अवाम से भी अपील की गई है कि स्मोक की सूरत हाल में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और अगर मुमकिन हो तो घरों में ही रहें। शहरियों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है और स्मोक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। महकमा माहौलियात ने इस हवाले से एक नया अलर्ट भी जारी किया है और अवाम को हिदायत भी की गई है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए पंजाब हुकूमत की ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से में ज्वाइन करें अब्दुल रहमान, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाहौर में स्मोक की जो हालिया सूरत हाल है उसके दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, इससे शहरियों की सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो है इस टाइम पे लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 414 है, जबकि AQI जो स्मॉग है उसमें जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसमें जो शहरी हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आई इन्फेक्शन, फ्लू, गले की बीमारियाँ, सांस लेने मुश्किलात जैसी जो है बीमारियाँ शहरियों को उसका सामना करना पड़ रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए तिबी माहिरीन जो हैं वो फेस मास्क और सन ग्लासेस के इस्तेमाल करने का कहा रहे हैं। जी ठीक है। और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इकदाम हैं, जैसे स्कूलों की बंदिश अभी हमने सुना है, प्राइमरी स्कूल बंद किए गए 1 हफ्ते के लिए। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसकी पाबंदी से आपको लगता है कि शहर में अगर हम देखें तो फ़ज़ाई आलूदगी में कोई कमी आएगी? जी बिल्कुल, देखें अगला हफ्ता जो आ रहा था उसमें जिस तरह स्मॉग जो है वो कह रहे थे कि शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए महकमा माहौलियात ने जो है वो प्राइमरी से लेके 5वीं जमात तक जो है स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए हैं, ताकि उसमें एक तो ये होगा कि जो बच्चों पे स्मॉग जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है, बच्चे स्मॉग से बचेंगे। और दूसरी जानिब जब ट्रैफिक में लोड में कमी आएगी तो उससे जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी कमी आएगी। जी ठीक है। और दूसरी तरफ लाहौर में स्मोक की शिद्दत को कम करने के लिए क्या किसी और मंसूबे पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि ये तो कोई लॉन्ग लास्टिंग हल तो नहीं है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं? जी फ़िलहाल स्मॉग को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, जिस तरह स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद किए गए हैं, इसी तरह लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, चिंची रिक्शे हैं, इस तरह के जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं उनको जो है बंद किया जा रहा है। या और जो ई बाइक्स हैं उसके जो है वो भी कहा जा रहा है कि ई बाइक्स जो हैं वो पाकिस्तान में लेके आई जाएँ, ताकि जो है ये इन्वायरमेंट जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो। ठीक है। और स्मोक से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर शहरी सहूलत मराकज़ को कायम किए गए हों, जहाँ पर शहरियों को मास्क मिल रहे हों या दीगर हिफाजती साजो सामान उन्हें फराहम किया जा रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ देखने में नज़र नहीं आ रहा कि जो है मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, बल्कि महकमा सेहत की जानिब से और जो है महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि आप जो है मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गैर ज़रूरी जो है वो घर से बाहर ना निकलें, ताकि स्मॉग की वजह से मुतासर ना हो सकें। जी ठीक है रहमान, और अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, जब हम उन गाड़ियों की बात करें, बाइक्स की बात करें, रिक्शों की या उन बसेस की, जो आलूदगी जिनकी वजह से पैदा हो रही है, उन लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या काम किया जा रहा है?
उन लोगों की अवेयरनेस के लिए जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि कल सीनियर सूबाई वज़ीर मौलवी औरंगज़ेब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया के ज़रिए आगाही फैलाई जा रही है और जो है जगह जगह पैनल फ्लैक्सेस भी लगाई जा रही हैं ताकि जो है शहरियों को स्मॉग के बारे में आगाही दी जा सके कि वो किस तरह स्मॉग से बच सकते हैं और स्मॉग जो है वो उनके लिए कितनी मुज़र सेहत है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के शहरी आपको क्या लग रहा है, स्मोक की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत के जो इकदाम हैं उनको लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं वो काफ़ी हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहरी जो हैं वो फ़िलहाल स्मॉग को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, जबकि दूसरी जानिब ये देखें कुछ तादाद जो है शहर के लोगों की उन्होंने स्मॉग को सीरियस भी लिया हुआ है, फेस मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि बड़ा तबका जो है, ज़्यादातर जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है वो स्मॉग को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, इसलिए वो इकदाम जो हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी तरफ से वो भरपूर इकदाम कर रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन पर भी इंतज़ामिया जो है वो सख्ती से अमल दरामद भी करवा रही है। जिस तरह बारबेक्यू शॉप्स वगैरह हैं जिनसे धुआं उठता है उनको भी एक महदूद टाइम दे दिया गया है कि आप महदूद टाइम में खोलें अपनी शॉप्स को, और जो गैर ज़रूरी जो भट्टे वगैरह हैं जो इनसे मुज़र सेहत धुआं निकलता था, जहरीली गैसेस अखराज होती थी, वो भी सील किए जा रहे हैं। जी ठीक है, और दूसरी तरफ जिस तरह से जब हम डाइन आउट की बात करते हैं, रुझान है लाहौर में बहुत ज़्यादा, और मौसम भी अब ये आ रहा है कि लोग ये पसंद करते हैं कि आउटडोर बैठकर खाना खाया जाए, उस हवाले से भी क्या अब इन तमाम जी देखने में तो यही आ रहा है कि जिस तरह से SOPs बनाई जा रही हैं स्मॉग को मद्देनज़र रखते हुए, इस तरह जो आउटडोर सिटिंग्स हैं इनको भी DC की जानिब से लग रहा है कि कम करवाया जाएगा। अभी भी देखने में ये आ रहा है कि जो ग्रीन लॉकडाउन है जिस तरह जिन इलाकों में लगाया गया है वहाँ पर इस पर तो मुकम्मल जो है अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो गैर ज़रूरी पार्किंग्स हैं जो रोड्स पे लगाई जाती थी बाइक्स, उनको भी ख़त्म करवा दिया गया है ताकि उनकी वजह से जो रश बनता था और उस रश के बाद जो है उस एरिया में जो है वो स्मॉग ज़्यादा हो जाता था, तो इन चीज़ों को भी ख़त्म करवाया जा रहा है। जी लेकिन रहमान, आपको लग रहा है कि तमाम जो SOPs अब बनाई जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उन पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है कि आपको पता है कि हमारी कौम के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा करवाना चूँकि मुश्किल है, लोगों को अवेयरनेस कम होती है इस बारे में, इसलिए जो है उस पर अमल दरामद जो है वो सख्ती से करवा रहे हैं ताकि लोग जो है स्मॉग की वजह से बीमार ना हो। अभी भी आप देखें कि जो तिब्बी माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो शहरियों को इसलिए बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि एक जो है इस टाइम पे आसान हल शहरियों का स्मॉग से बचने के लिए फेस मास्क है। और जब आई इन्फेक्शन है तो आई इन्फेक्शन से बचने के लिए स्मॉग चूँकि जो आंखों पे असरअंदाज होती है तो वो सन ग्लासेस के जरिए ही कम की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमसाया मुल्क भारत में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल के बारे में जानने के लिए दिल्ली के सीनियर सहाफ़ी सिमरन कौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सिमरन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। चाहेंगे हम आपसे ये कि आप हमें बताइएगा कि भारत के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर फसलों की बाकियात जलाने का रुझान अभी सबसे ज़्यादा है और वहां की जो मुकामी हुकूमतें हैं वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही हैं? देखिए, बात अगर स्मॉग की हुई है तब उसका कनेक्शन जो है फसलों के रेजिड्यू जलाने से हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नोटिफाई कर देना चाहती हूँ कि फसलों का रेजिड्यू जलाना एकमात्र कारण नहीं है स्मॉग बढ़ने का। बाकी आपने पूछा कि कौन से इलाके हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो ऑलमोस्ट नॉर्थ के हर जो स्टेट है वहां पर खेती होती है, और क्योंकि ये सीजनल खेती हम लोग करते हैं इसलिए ये सीजन होता है एक फसल निकाल के उसके रेजिड्यूज को खत्म करके दूसरी फसल की बिजाई का जो अक्टूबर और नवंबर के आसपास होता है। इस वजह से फसल के रेजिड्यूज जो है वो कई किसान जलाते हैं। हालांकि बहुत सारे कोशिशें हमारी हुकूमत ऐसे कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कर रही है कि नए नए जो तरीके हैं उनको रेजिड्यू संभालने के वो मुहैया करवाए जाए, लेकिन पुराने तरीकों से जो किसान दूर दराज इंटीरियर गांव में रहते हैं वो अभी भी किसान पराली जलाते हैं, इस वजह से थोड़ा स्मॉग बढ़ता है। बाकी हरियाणा पंजाब हमारे जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं, इस वजह से वहां पर लोगों को समझाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। ठीक है, और सिमरन, पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि जो मसला है बढ़ता जा रहा है, जो कि दोनों ममालिक के लिए ही बेहतर नहीं है। आपको लगता है भारतीय हुकूमत ने इस मसले पर पड़ोसी मुल्क खास तौर पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत के किसी मंसूबे का ऐलान किया है कि इसको किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए? जैसे यहाँ से तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि भारतीय हुकूमत से इस हवाले से बात जरूर की जाएगी, उन्हें खत लिखा जा रहा है।
जी, मुझे लगता है ये मैटर पहले अगर हम लोग अपने अपने देश पे कंट्रोल कर पाए कि जो रेजिड्यू है फसल का वो ना जलाया जाए। और जिस तरीके से जब मौसम चेंज होता है नवंबर में, हवा जो है वो थोड़ी भारी हो जाती है, नमी हवा में आ जाती है, इस वजह से स्मॉग पार्टिकल्स जो है वो हवा में कैद हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर हम पहले इन चीजों पर काम करें कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है वो कार्बन एमिशन में थोड़ी सी कमी लाई जाए, पराली जलाने से किसानों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रोका जाए। और ऐसे कुछ स्टेप्स अगर हम अपने अपने देशों में पहले उठाएं जिससे हम अपने देश का पॉल्यूशन स्मॉग थोड़ा कंट्रोल कर पाए, तब मुझे लगता है कि आपस में बैठ के बातचीत की जानी चाहिए। और क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो सबका साझा होता है और यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों को आपस में बैठ के इसके बारे में कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुश्तरका एक प्रॉब्लम है जो कि दोनों ममालिक के लोग ही इस वक्त फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें या दीगर भारतीय शहरों की बात करें, वहाँ पर स्मोक से या फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए आवाम को क्या हिदायत दी जा रही हैं, किस तरह से कॉप अप करना है इस सिचुएशन से? देखिए हमारे यहाँ अक्टूबर जैसे स्टार्ट हो जाती है तो वाटर स्प्रिंकलर्स किए जाते हैं क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में इंडेक्स पर आया है। और इस बार तो अमृतसर ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 270 AQI अमृतसर का पहुंचा है। तो वाटर स्प्रिंकलर्स लगातार हमारे यहाँ किए जाते हैं ताकि जो स्मॉग पार्टिकल्स हैं बैठ जाए और हवा जो है वो साफ हो जाए। स्प्रिंकल टॉवर्स लगाए जाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल टॉवर्स लगाए जाते हैं और लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो घरों में रहे। बाकी दिल्ली की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ तो हमारे यहाँ ऑड इवन लागू कर दिया जाता है कि जो व्हीकल्स आप लेकर जाते हैं मार्केट में या बाहर कहीं अपने काम के लिए, ऑड इवन की तर्ज पर अपने व्हीकल्स लेके जाएं, जिससे जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा और पॉल्यूशन उतना ही कम होगा। उसके बाद डीजल व्हीकल्स को हम लोग बहुत हद तक बैन कर देते हैं, वो भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ उठाए जाते हैं। और रही बात पराली की, तो यकीनी तौर पर हर एक लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसानों को जा जाके उनके खेतों में जा जाके हिदायतें दे रही हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि कैसे पराली का निस्तारण करना है, पर आप पराली को आग मत लगाइए। तो इस तरीके के सारे जो मेजरमेंट्स है वो हमारी हुकूमतों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और खासतौर पे अगर बच्चों की बात करें तो अभी ऐसा कोई सर्कुलेशन नहीं आया कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने ये जरूर कहा है कि अभी कुछ दिनों तक जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो अपने घरों में रहे जब तक कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी थोड़ा बेहतर ना हो जाए। और अगर आपको बाहर जाना है और आपको लगता है सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो मास्क का प्रयोग जो है वो जरूर। ठीक है। और दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से फसलों की बाकियात जलाने के जो मुतबादिल इकदाम हैं वो भी कोई हैं, और क्या हुकूमत या मकामी जो हुकाम हैं वो किसानों को किसी दूसरे तरीके की तरफ उन्हें राग़िब कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं कि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ जो रेजिडुअल बर्निंग के केसेस हैं बहुत बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। किसान भी हैं वो उन्नत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको भी अब समझ में आ गया है कि जो रेजिडु आप बर्न करते हैं उसकी वजह से न सिर्फ आपकी जमीन खराब होती है बल्कि आने वाली जो आपकी फसल है उसका यील्ड भी कम होता है। बहुत सारी मशीनरीज है, हैप्पीसीडर है और बहुत सारी ऐसी मशीनरीज सरकार की तरफ से अब किसानों को मुहैया करवाई जा रही है अनवर की, जिस तरीके से वो उस मशीनरी को यूज करके अपने जो रेजिड्यूज हैं ना सिर्फ उसको बिना चलाए ठिकाने लगा सकते हैं बल्कि उसको बेच भी सकते हैं, उसका फ्यूल किस तरीके से बना सकते हैं, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि इसका भी फायदा किसानों को ही होगा। लेकिन वही बात है, बदलाव धीरे धीरे आता है क्योंकि लंबे समय से हम लोग खेती करते आ रहे हैं और लंबे समय से ही पराली जलाने का चलन है, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। और इसीलिए मैंने बताया कि पिछले कुछ 3-4 सालों से बहुत ज्यादा केसेस अब रेजिडुअल बर्निंग के जो हैं वो कम हो गए हैं और धीरे धीरे इनमें बदलाव आएगा, किसान जागरूक होंगे तो ये केसेस एक दिन बहुत। और ये जो सबसे बड़ा मसला अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही फेस कर रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, आपको लगता है कि सख्त कवानीन भारत में भी बनाए जा रहे हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जा रहा है या फिर उनमें मजीद सख्ती की जरूरत है, आप समझती हैं? बिल्कुल सख्ती की जरूरत भी है और सख्ती की भी जा रही है, लेकिन प्रशासन तो अपना काम कर रहा है अनवर। हर साल प्रशासन अपना काम करता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो। लेकिन रेजिडेंट्स होने के नाते, अपने देश के रेजिडेंट होने के नाते मुझे लगता है लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि जो आदेश दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से उसका पालन करें और जितना ज्यादा हो सके वो एनवायरनमेंट की सफाई के लिए या एयर पॉल्यूशन ना हो उसके लिए वो भी आगे बढ़ के योगदान दें। जैसे कि कई ड्राइव्स चलाई जानी चाहिए, कोई चलाई भी जा रही, NGOs चलाते हैं कि पेड़ लगाए जाए। मेन
मेन जो पॉल्यूशन बढ़ने का कारण यही है कि पिछले कुछ सालों में 10 या 20 सालों में हम देखें कि पेड़ जो है बहुत ज्यादा कट गए हैं, उस वजह से एयर प्योरीफाई नहीं होती, उस वजह से कार्बन एमिशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है और इसी वजह से आज हम लोग इस एनवायरमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो ऐसी मुहिम भी चलाने की जरूरत है जहां पॉल्यूशन को आप कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वहीं आप लोगों को ये भी जागरूक करना होगा कि एनवायरमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीनरी पेड़ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसके लिए जरूर ड्राइव चलाई जानी चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती चली जा रही है, सेहत के मसाइल भी हम देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में। मुझे बताइएगा क्या रेशो है वहाँ पर, सांस की अगर हम बात करें, दिल की बीमारियों में वहाँ पर कितना इजाफा रिपोर्ट किया गया है? जी वही बात है कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ सांस लेने की दिक्कतें जो है हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास ऐसे मरीज बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि ये एक सीजनल दिक्कत मानी जाती है जिस दौरान हवा मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। इस वजह से इजाफा जो है सांस लेने के मरीजों में होता है, लेकिन प्रिकॉशंस भी लोग अपने अपने लेवल पर लेते हैं जिनको पता है कि उनको सीवियर अटैक आ सकता है या माइल्ड अटैक आ सकता है। वो पेशेंट्स जो हैं वो घर से बाहर कम निकलते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं या इनहेलर का प्रयोग करते हैं और ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी ऐसी यही हिदायत दी जाती है कि जब तक आपको ना लगे कि आप सांस लेने में कंफर्टेबल है आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो जाए, कोई अटैक आ जाए और आपके पास कोई संभालने के लिए ना हो। तो लोग भी इस बात का एहतियात बरत रहे हैं कि उनको पता है कि इस दौरान अक्टूबर नवंबर में सांस लेने में दिक्कतों की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत की तरफ से फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए अभी कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर क्लीन एयर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और उनके नताइज किस तरह के देख रही हैं आप? देखिए दिल्ली तो हमारा हमेशा ही नंबर 1 पे रहता है। कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती है तो पहले से ही इसके लिए एक पॉलिसी बना ली जाती है ताकि इसको लागू कर दिया जाए। अब अक्टूबर आने से पहले ही दिल्ली की गवर्नमेंट जो है या फिर हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इस बात का ध्यान रखती है कि ऑड इवन लागू करना है। ऑड इवन जैसी हमारी एक बहुत ही कारगर पॉलिसी रही है, उससे पॉल्यूशन में बहुत हद तक, मैं नहीं कहती कि कमी आई है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की, रेड लाइट जितनी देर ऑन रहेगी आपको अपनी गाड़ी ऑफ करनी ताकि कार्बन एमिशन कम हो, पॉल्यूशन कम हो। और इसके साथ ही वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं कि हवा की जो मोटे कण हैं वो उनको किस तरीके से पानी डाल के नीचे बैठा दिया जाए ताकि हवा की गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। इसी तरीके से एक ग्रीन ड्राइव चलाने की मुझे लगता है जरूरत है जिसमें पेड़ों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो एक बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है। और सिमरन लास्टली मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर सरहदी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला कि एनवायरनमेंट जो है वो सबका साझा होता है, हवा पानी सबके साझा होते हैं, हवा पानी कोई बॉर्डर नहीं बांध सकता है। और गवर्नमेंट्स जो है, अगर आप ये दावा करते हैं कि गवर्नमेंट्स लोगों के हित के लिए काम करती है तो ये तो सबसे बड़ा हित है। हेल्थ तो बेसिक नेसेसिटी है, तो यकीनी तौर पर चाहे पाकिस्तान के लोग हों चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, बेसिक जो हेल्थ है या बेसिक एक एनवायरनमेंट की नीड, अब एक बच्चा पैदा होता है तो सांस लेना तो बेसिक है ना बहुत ज्यादा। अगर आप उनको अच्छी एयर ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे सांस लेने के लिए तो फिर आपकी बड़ी बड़ी पॉलिसीज का क्या फायदा। तो डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर आकर दोनों गवर्नमेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी अपने आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि उनको एक बेटर क्वालिटी लाइफ, एक बेटर एनवायरनमेंट जो है हम हमारी प्रेजेंट जनरेशन को और हमारी आने वाली जनरेशन को किस तरीके से दिया जाए, इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया सीनियर भारतीय सहाफी सिमरन कौर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज खेला जा रहा है, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे मैच बिलतरतीब 8 और 10 नवंबर को होगा। इसके बाद 14 से 18 नवंबर तक T20 इंटरनेशनल मैचेस भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान किया और अभी हम देख रहे हैं कि टीम मैदान में मौजूद है। 47 रन स्कोर कर लिए गए हैं पाकिस्तानी टीम की जानिब से और 2 बल्लेबाज पाकिस्तान के पवेलियन लौट चुके हैं, जिसमें दोनों ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक इस वक्त शामिल हैं। और मैच के हवाले से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की तरफ से 47 से 48 रन तकरीबन स्कोर कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब हांगकांग सुपर 6 इवेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम कर लिया।
पाकिस्तानी टीम 73 रन का हदफ देने में कामयाब रही, लेकिन श्रीलंका ने यह हदफ 5 ओवर्स में बासानी हासिल कर लिया। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे टेस्ट मैच में 25 रन से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की और भारत को पहली बार होम सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत मैन ऑफ द मैच, जबकि विल योंग को मैन ऑफ द सीरीज का एजाज दिया गया और यह शिकस्त भारत के होम ग्राउंड पर 12 साल बाद पहली टेस्ट सीरीज शिकस्त और 25 साल बाद क्लीन स्वीप का पहला मौका है। न्यूजीलैंड के इस फतह ने भारतीय टीम के लिए संगीन सवालात उठा दिए हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। साद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा प्लेइंग 11 को देखते हुए आपको अभी क्या लग रहा है कि किस टीम की बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें या बॉलिंग अटैक की बात करें तो वो ज्यादा मजबूत है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला वनडे मैच है वो इस वक्त खेला जा रहा है और पाकिस्तान की जो टीम है ओपनिंग पार्टनरशिप की अगर पहले बात की जाए तो वो 2.5 से 3 मिनट की ओपनिंग पार्टनरशिप है। उस पर काफ़ी पहले भी तनकीद की जा रही थी कि आपने क्यों ड्रॉप किया फ़खर जमान को, आपने क्यों ड्रॉप किया इमामुल हक को, क्योंकि वो बैक टू बैक ओडीआई में आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। लेकिन आज जब साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आए, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। यहाँ पे बहुत से लोग फैंस इस वक्त मायूस खड़े हुए मेरे आसपास कि पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है ओपनिंग वो क्यों नहीं चल रही। तो एक जो जिम्मेदारी थी उन दोनों पे उन्होंने नहीं निभाई। इस वक्त जो पिछली जो पुरानी ओपनिंग होती थी इस पे काफी लोग तनकीद करते थे, वही इस वक्त संभाल रही है पाकिस्तान टीम को। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त दोनों मौजूद हैं क्रीज पे। और देखें, पाकिस्तान टीम अगर यहाँ पे आज 250 240 करती है तो तब जाके बचती है, इससे ऊपर करेगी तो प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो बड़ी मजबूत टीम है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जो उनके भी बॉलर हैं शेन एबट बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम को मुश्किलात तो हो रही हैं। अगर पाकिस्तान 250 240 करता है तो हमारे जो बॉलर हैं हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह, हसनैन है, टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को। ठीक है। और दूसरी तरफ बाबर आजम की वापसी की अगर बात करें, मोहम्मद हसनैन की वापसी की बात करें तो ये हमारी टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? देखिए, अगर हसनैन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 दिन यहाँ पे जो पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था उसको बड़े क्लोज मैंने उसको चेक किए चीजें कि हाँ भाई हसनैन को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्या नसीम शाह पहले खबरें आ रही थी कि वो ड्रॉप होंगे। देखिए, मोहम्मद हसनैन पे मैनेजमेंट काफ़ी भरोसा कर रही है क्योंकि लंबे अरसे बाद वो पाकिस्तान टीम में आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान चैंपियन जो वनडे कप था उसमें परफॉर्म किया, उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया। हालांकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उसके बावजूद उनको सेलेक्ट किया गया इस बड़ी सीरीज के लिए। तो मैनेजमेंट ने उन पर एतबार किया क्योंकि हमने देखा कि प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद हसनैन तकरीबन बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे थे और ताकि मुझे लगता है कि उन्होंने इंप्रेस किया है मैनेजमेंट को अपनी बॉलिंग से प्रैक्टिस के दौरान, तो इसलिए उनको मौका दिया गया है। तो अब देखें वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। बाबर आजम की अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे से वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। काफी सोशल मीडिया हो जाए, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म हो जाए, वहाँ पर तनकीद की जा रही थी कि बाबर आजम पे उनको ड्रॉप भी किया गया मुल्तान टेस्ट मैच के बाद कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। लेकिन आज की जो सीरीज है, आज अभी तक बाबर आजम जो खेल रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और नाकदीन को जवाब देंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए आप क्या देख रहे हैं? वो भी अच्छे तरीके से, अगर हम शाहीन की बात करें, नसीम शाह की बात करें, एक अच्छा कमबैक कर पाएंगे दोनों? देखिए, कमबैक तो अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह सोशल मीडिया पे उनको तनकीद कर रही है पाकिस्तानी फैंस, शाहीन शाह अफरीदी की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपके सामने अमेरिका वर्ल्ड कप, आपके सामने बांग्लादेश की सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज ड्रॉप हुए, वो भी बाबर आजम की तरह। उनके पास भी अच्छा मौका है कि वो यहाँ परफॉर्म करें और दोबारा से जो अपनी इज्जत बचाएं। देखिए, हारिस रऊफ पे काफी तनकीद की जा रही थी कि हारिस रऊफ को बैक टू बैक आप खिला रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उन पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। अब ये ओडीआई सीरीज अगर परफॉर्म करते हैं तो बचेंगे, वरना उन पर भी वो मैं कहता हूँ कि ड्रॉप होने के चांसेस ज्यादा है उनके। ठीक है। और दूसरी तरफ अभी तो सीरीज तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आपका अपना तजिया क्या है? मोहम्मद रिजवान को जिस तरह से व्हाइट बॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, आप क्या समझते हैं किस हद तक ये फैसला दुरुस्त था? यही ऑप्शन बची थी पाकिस्तानी टीम के पास? देखिए, हमने कप्तान बनाया बाबर आजम को, उन्होंने काफी लंबे अरसे कप्तानी की। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान टीम में इन दोनों के अलावा अगर
कोई खिलाड़ी था तो वो रिजवान नहीं था जिसे कप्तान बनना था। सलमान आगा जो कि परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको टेस्ट में टेल एंडर्स के साथ, वनडे में उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन उन्होंने कोई इस तरह मैच नहीं जितवाए, तो उनको आपने बना दिया वाइस कप्तान। तो अब एक नया एरा शुरू हो रहा है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक मुश्किल सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया आई है। अगर मोहम्मद रिजवान यहाँ पे पाकिस्तान तो अगर T20 या वनडे कोई भी एक सीरीज जितवा देते हैं तो मोहम्मद रिजवान की मैं कहता हूँ कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो कहते हैं क्यों इस वक्त मुश्किल कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत तगड़ी टीम है ओडीआई की साइड। हाँ T20 में हम अगर उनको हराते हैं तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद रिजवान पे एक प्रेशर तो होगा, वो किस तरह टीम को हैंडल करते हैं। लेकिन अगर वो जितवाते हैं सीरीज तो एक तारीख रकम हो जाएगी। 2017 के बाद हम अगर जीतते हैं तो अभी पाकिस्तान टीम की जो कंडीशन चल रही है, हमारे बॉलर्स तब विकेट लेके देंगे जब उनको हम स्कोर करके देंगे। इस वक्त पाकिस्तान टीम की 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर 250 पहले ही बता चुका हूँ, अगर करते हैं 250-60 तो ये प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कि वो विकेट ले जल्दी ऑस्ट्रेलिया को हराए। ठीक है, साथ दूसरी तरफ भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो हालिया टेस्ट सीरीज हुई उस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। भारत की कारकर्दगी को आप किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी एक वेकअप कॉल साबित हो सकती है ये, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो अनबीटेबल हो चुकी है टीम। देखिए होम सीरीज पे शिकस्त बड़ी शिकस्त होती है और जिस तरह न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया वहां पे जाके 3 टेस्ट मैच उनको हराए, तो ये एक शर्मनाक शिकस्त है। और जिस तरह हमें भी शिकस्त हुई, इससे पहले हमें बांग्लादेश हरा के गई अपने होम ग्राउंड में, तो वाकई फैंस मायूस होते हैं, तनकीद होती है। लेकिन जिस तरह एक वर्ल्ड कप की टीम जीती हुई थी और उस टीम में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बाकी उनके सीनियर प्लेयर हैं, उनको न्यूजीलैंड की टीम अगर घर पे आके हराती तो तनकीद तो उन पे होगी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से खेलना है उन्होंने आगे टेस्ट मैच, उनके 5 टेस्ट मैच हैं इंडिया के, तो अब उन पे भी काफ़ी जिम्मेदारी है उनके सीनियर प्लेयर से भी। क्या जो उन पे अब एक दाग लग गया है ना होम सीरीज पे रोहित शर्मा का, क्या वो दुला पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में आके, तो अब देखना होगा। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए मैं चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और जिस तरह उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की, पटेल ने, क्या कमाल की बॉलिंग थी। लेकिन भारत की होम ग्राउंड पर जिस तरह से खराब कारकर्दगी हमने देखी, आप क्या समझते हैं कौन था असल जिम्मेदार इस चीज का? देखिए एक किसी खिलाड़ी को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते क्योंकि 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा पे जिम्मेदारी थी, केएल राहुल पे थी, विराट कोहली पे थी, बाकी जो उनके सीनियर प्लेयर थे जडेजा थे, अश्विन थे, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनकी बैटिंग जो क्लिक नहीं कर पाई पूरी सीरीज में, उनके जो सीनियर खिलाड़ी थे वो स्कोर कर नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं दाद दूंगा सरफराज की जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे इंडिया के, उनको मौका मिला, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके साथ पांट की बात करूंगा, पांट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आपके बाकी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ज़ाहिर बात है फिर जीत तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा जिस तरह से अब न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और भारतीय बैटर्स को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काबू किया, आप समझते हैं पाकिस्तानी टीम को भी कोई ऐसी हिकमत अपनी अपनानी चाहिए जब भी हमारा भी हिंदुस्तान के साथ मैच हो, तो अब ये शायद समझ में आ गया हो कि स्पिनर्स उनके लिए मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मिसाल आपके सामने, अभी जो पाकिस्तान टीम ने पहला मैच हारने के बाद जो इंग्लैंड का काबू किया है वो हमने स्पिनर से ही काबू किया है। साजिद खान, नुमान अली और जो हमारे इस वक्त आकिब जावेद साहब है, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप जो घास है उसको उड़ा दें, बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बनाएं ताकि स्पिनर्स अपने जाल में फंसाएं बैट्समैनों को। तो वो जो चीज़ में थे वो कामयाब हो गए उस चीज़ में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम ने अपनी होम सीरीज में शिकस्त दी इंग्लैंड को, हालांकि बांग्लादेश से हम हार गए थे, इंग्लैंड को हराया। तो ये चीज़ जो आकिब जावेद साहब लेके आए थे, स्पिनर वाला फार्मूला, वो चल पड़ा और पाकिस्तान टीम ने शिकस्त दी। ठीक है, अच्छा लास्टली मैं आपका कमेंट चाहूंगा, जिस तरह से हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तानी टीम ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन साथ क्या प्रॉब्लम लग रही है कि कोई इवेंट, कोई टाइटल हम नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए जो हांगकांग सीरीज चल रही थी उसमें पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल में हम श्रीलंका से हार गए। देखिए इससे पहले भी हम फाइनल में हारे हैं, लेकिन जो लड़के खेलने गए हुए थे, आसिफ अली, फहीम अशरफ, इखलाक, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बैड लक हुई। फाइनल में हमारी जो बैटिंग थी वो जो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग की वो फाइनल में खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बड़ा ही कम स्कोर किया और श्रीलंका ने वो आसानी से हदफ अबूर कर लिया। तो पाकिस्तान टीम जो फैंस थे वो काफ़ी मतलब खुश थे कि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची है, टाइटल उठाएगी, लेकिन एक बार फिर हम फाइनल में हमें शिकस्त हुई। तो लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी आसिफ अली, फहीम अशरफ, इखलाक की तारीफ करूंगा, जिस तरह वो टीम को लड़ा के फाइनल तक पहुंचवाए, तो वो तो एक उनका अपनी तरफ से एफर्ट थी, लेकिन एंड द एंड जो फाइनल में हम हारे उसका दुख है।
नो डाउट साथ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही तभी हम फाइनल तक पहुंचे हैं। बट लास्टली अगेन मैं यही कमेंट चाहूँगा कि कोई इवेंट, कोई ट्रॉफी हम नहीं जीत पा रहे हैं, एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। देखिए अभी जो पिछली सीरीज थी हम जीते थे, उससे पहले तो मुझ समेत कई फैंस हैं जो कि काफी मायूस हो चुके थे कि पाकिस्तान टीम ना कोई सीरीज जीत रही है अपने होम ग्राउंड में, ना कोई टाइटल जीत रही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान सीरीज अभी जीती है इंग्लैंड के साथ, टेस्ट सीरीज शान मसूद की क़यादत में, उसके बाद थोड़ा सा लोगों में वो दोबारा से वो चार्म आया है कि भाईजान आप सपोर्ट करें दोबारा से टीम को। इस वक्त टीम मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, तो फैंस की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है स्टेडियम के अंदर जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने यहाँ सुबह से यहाँ मौजूद थे। अब अगर पाकिस्तान टीम आज का मैच जीतती है तो आप अगले मैच में देखना कि लोग और भी आएंगे, अपने जो फैंस हैं वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने। लेकिन वो जो पीछे एक तसलसल से पाकिस्तान टीम जो हार रही थी ना, उसने मुझसे मेरे काफी लोगों के दिल तोड़े थे, इसलिए पाकिस्तान जो फैंस थे वो नाराज थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है ऑस्ट्रेलिया से, और मैच के हवाले से भी उन्होंने हमें अपडेट किया है। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, पहला वनडे मैच जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी है। पाकिस्तान टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन की जानिब लौट चुके हैं। पाकिस्तानी टीम ने 60 रन बना लिए हैं और 2 खिलाड़ी उसके पवेलियन लौट चुके हैं। इस हवाले से हम आपको आगे चलकर भी मजीद अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जो वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की सनसनीखेज सूरत हाल पर। सदारती दौड़ में 2 अहम शख्सियात हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी पार्टियों की जानिब से नामजदगी हासिल करने के लिए भरपूर मुहिम शुरू कर रखी है। ये इंतखाबात सिर्फ अमरीकी सियासत ही नहीं बल्कि आलमी पॉलिसियों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। कमला हैरिस का मानना है कि अमेरिका को आज के दौर में जदीद मसाइल का सामना है जिनके हल के लिए एक नया विजन ज़रूरी है। वो माहौलियाती तब्दीली, सेहत की सहूलियात, ख़वातीन के हुकूक और अक़लियती बरादरियों के लिए बेहतर मौक़े फराहम करने पर जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि उनके एजेंडे का मकसद सिर्फ मुआशी तरक्की नहीं है बल्कि मुआशरती इंसाफ को भी फ़रोग़ देना है। हैरिस की हिमायत में नौजवान, ख़वातीन और अक़लियती वोटर्स पेश हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर कमला हैरिस कामयाब होती हैं तो वो अमेरिका की तारीख में पहली खातून सदर बनने के करीब होंगी, जिससे मुल्क में एक नई तारीख रकम होगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बनने की ख्वाहिश के साथ मैदान में हैं। ट्रंप ने अपनी मुहिम को सबसे पहले अमेरिका के नारे पर इस्तवार किया है। उनकी तवज्जो अमरीकी मईशत, इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती और दिफाई पॉलिसियों पर मरकूज है। ट्रंप का कहना है कि उनके साबिक़ा दौर में अमेरिका ने मुआशी तरक्की और आलमी सतह पर नुमायां पोजीशन हासिल की थी। वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि उनकी क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतर हुई और बेरोज़गारी की शरह में कमी आई। ट्रंप अपने हिमायतियों को यकीन दिला रहे हैं कि अगर वो दोबारा सदर बने तो वो मज़ीद बेहतरी लाएंगे। अमरीकी अवाम की राय इन इंतखाबात में खासी तकसीम हो चुकी है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से पेश करदा एजेंडा लोगों के लिए अहम मौज़ूआत की अक्कासी करता है, जैसे सेहत की सहूलियात, इक़्तिसादी बहरान और आलमी सतह पर अमरीका का किरदार। हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि अवाम के लिए फैसला करना मुश्किल होता जा रहा है कि वह कमला हैरिस को मौका दें या एक बार फिर से ट्रंप पर एतमाद करें। इंतखाबात में वोटर्स की एक बड़ी तादाद का रुझान भी देखने को मिल रहा है कि आया उन्हें किसी नए चेहरे को मुंतखब करना चाहिए या आजमूदा क़यादत को वापस लाना चाहिए। ये इंतखाबात सिर्फ तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया भर पर इसके असरात हो सकते हैं। कमला हैरिस अगर मुंतखब होती हैं तो शायद अमेरिका की आलमी पॉलिसी में एक नया मोड़ आएगा, खास तौर पर माहौलियात और इंसानी हुकूक के शोबों में। दूसरी जानिब अगर ट्रंप कामयाब होते हैं तो आलमी सतह पर अमेरिका की सख्त पॉलिसी का तसलसल जारी रह सकता है, जिससे तिजारती और दिफाई ताल्लुकात में मजीद सख्ती आ सकती है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक शहबाज बड़ाइच, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपके बताएगा आपके ख्याल में या वहाँ की मौजूदा सिचुएशन देखकर आपको क्या लग रहा है, इस वक्त वोटर्स का रुझान किस तरफ है? क्या वो कमला हैरिस की तब्दीली की उम्मीद के साथ वोट देने के लिए तैयार हैं या फिर ट्रंप की मुस्तहकम क़यादत के हक़ में ज़्यादा माइल हैं? जी बहुत शुक्रिया। जब हम ये सवाल करते हैं कि दोनों में से किस तरफ वो माइल हैं, तो हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि इस वक्त अमेरिकी वोटर वोट करने से पहले जब हम चंद घंटे दूर खड़े हैं तो वो सोच क्या रहा है। वो चंद एक इश्यूज हैं जिनको बुनियाद बना के वो वोट करेगा। इसमें हैरान कुन तौर पे
ये पहला इशू आप इसे समझ लीजिए कि जो गजा में जो कुछ हुआ है उसका असर बड़ी संजीदगी से यहाँ का वोटर ले रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका रंग कुछ भी है, वो देखता है कि अमेरिका जो है इसराइल की अगर हमायत और मदद ना करे तो इसराइल इतनी तबाही कभी ना करता गजा में। उसके बाद यहाँ के लोकल अपने इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद जो अमेरिका में आ चुकी है, अमेरिका की रियासत उनके ऊपर खर्चा करती है और ये करोड़ों डॉलर्स की बात है, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं। इसके साथ साथ जिस इशू के ऊपर ट्रंप के और कमाला के हामी एक लाइन इख्तियार कर चुके हैं वो अबॉर्शन का मसला है। यहाँ पर जो ट्रंप के हामी हैं या ट्रंप खुद हैं, उनकी सोच ये है कि रियासत इस बात का फैसला करे कि क्या औरत को उसका हमल करवाना चाहिए या उसे, और कमाला इसे किसी और तरह से देखती हैं या डेमोक्रेट्स किसी और तरह से देखते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मार्शल ओबामा ने और कमाला ने अपनी तकारीर में बार बार उन्हें हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने इस बात को औरत की आज़ादी से ताबीर किया जो कि इस सोसाइटी का खासा है कि इस औरत जो भी करना चाहे कर ले। और उसके अलावा यहाँ पर इन 4 सालों में टैक्स कट जो है वो जो टैक्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि जी मैं आऊंगा तो टैक्स कट करूंगा। और इसके साथ साथ अमेरिका सुपर पावर को चीन का बढ़ता हुआ कारोबारी असर रसूख है कि चीन अपनी डिमांड्स के साथ इनके साथ बिजनेस करता है। तो ये सारी बातें और कुछ लोकल इश्यूज भी हैं, लेकिन बुनियादी ये नुक्ते हैं जिनके ऊपर वोटर सोचता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया गजावार, तो अब ये है कि ट्रम्प जो है उन्होंने मिशिगन रियासत जो 7 स्विंग स्टेट्स है उनमें से एक है, 7 स्टेट्स को बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, इन्हीं में से फैसला होना है। बाकी तकरीबन तयशुदा बात है, तयशुदा रिजल्ट्स हैं। तो इन 7 स्टेट्स में मिशिगन में ट्रंप ने ये काम कर दिखाया कि कुछ दिन पहले उन्होंने मुसलमान जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, जो इमाम हैं, उनको स्टेज पे बुलाया, उन्होंने उनको इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि वो पहली बात तो ये कि अगर मैं होता तो कभी जंग होने ही ना देता, ना कि सिर्फ गजावार बल्कि रूस, यूक्रेन, बल्कि लुबनान और दूसरे। अब आज की लेटेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कमाला हैरिस जब अपनी तकरीर कर रही थी स्विंग स्टेट में वो गई थी तो उन्होंने भी रुकेगी। मैं आपको यहां से ये बताना चाह रहा हूं इस इशू की और इस बात की संगीनी का अंदाजा लगाइए कि वो अमेरिकी नायब सदर हैं इस वक्त आज के दिन तक, और वो उन्हें ये बयान देना पड़ा क्योंकि मिशिगन में लाखों जो अरब मुस्लिम वोटर्स और रिहायशी मौजूद हैं जिनका मशरक़ वुस्ता की जो आप बात कर रहे थे उसके अमन और उसके मामलात के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई नजर आती हैं। तो ये वो बातें हैं जिनके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें वोट किसको करना चाहिए। ठीक है फरूक, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं, उनका साबका सदारती जो रिकॉर्ड है वो आपको क्या लगता है उनको दोबारा मुंतखब होने की राह में कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है या फिर उससे उन्हें फायदा ही मिलेगा? देखिए, जो मसला ये है कि उनकी दौर में और आज के दौर में आज अमेरिका जो है वो हमेशा जो माजी करीब को देखता है। तो इन 4 सालों में ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है कि दुनिया में जंगें हुई हैं, अमेरिका ने इमिग्रेंट्स को ज्यादा यहाँ पर आए हैं, उनके बॉर्डर्स उस तरह से सिक्योर नहीं रहे। तो ये जो बाइडन का बर्डन है ये कमाला हैरिस की राह में एक रुकावट नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका रवैया जो माजी का है या उनके आने से यहाँ पर एक न्यूट्रल वोटर की ये सोच है कि उनके आने से सोसाइटी में थोड़ी नफरत बढ़ी है, डिवाइड ज्यादा हुआ है। और खास तौर पे 6 जनवरी 2021 को जब उनके हामियों ने कैपिटल हिल्स के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, ये वो नकात है जो उनके दुश्मन जो हैं वो देते हैं कि अगर वो आए तो वो ऐसे करेंगे। कमाला भी बार बार कह रही है कि अगर वो गए व्हाइट हाउस में, अगर आपने उनको भेज दिया तो वो सबसे पहले अपने दुश्मनों की फहरिस्त को सामने रखेंगे, जबकि अगर आप मुझे मुंतखब करेंगे तो मैं आपके कामों टू डू लिस्ट के ऊपर फोकस करूंगी। तो यही वो वजूहात हैं जिनके ऊपर मामलात के ऊपर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे इस इलेक्शन के बड़े दिलचस्प पहलू हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं दोनों अतराफ में खड़ी हैं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात हैं। कमाला हैरिस ने यहाँ पर जेनिफर लूप्स हों या बियोंसी हों, उन्हें अपने स्टेज पे बुला के उनसे एंडोर्समेंट ली हैं और बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां भी उनको फंड्स कर रही हैं, बिल गेट्स ने उनको फंड दिए हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क हैं और भी मशहूर लोग हैं जो ट्रंप को इंडोर्स कर रहे हैं। एलन मस्क तो पैसे भी दे रहे हैं बेतहाशा और उसके साथ साथ अपना प्लेटफॉर्म
एक्स जो है वो भी जो डेमोक्रेट्स इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उनकी रीच कम कर दी हुई है, जबकि रिपब्लिकन को वो बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं जिस तरह उनकी कैंपेन चला रहे हैं। तो ये सारा ठीक सिलसिला है। चल रहा है कि अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। और फरूक, अभी तक हमने देखा है कि बहुत से अवामी सर्वे हुए हैं, अभी जो सर्वेज वहां पर हुए हैं उनके मुताबिक किस उम्मीदवार को ज्यादा हिमायत हासिल है, और फिर जैसे इंतखाबी नताइज है उन पर आपको लगता है कि कोई असर पड़ सकता है इससे भी? देखिए, एक बात तो ये है कि यहाँ पे आज ही इकोनॉमिस्ट हैं, उनको कहा जाता है वर्ल्ड एक्यूरेट इकोनॉमिस्ट। उन्होंने कल प्रेडिक्शन दी है, जैसे CNN और सब ने पब्लिश की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो हैं वो विन कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर लिचमैन उनका नाम है, मैं थोड़ा सा आगे पीछे प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है। वो 1984 से प्रेडिक्शन करते आए हैं, और उनकी जो प्रेडिक्शन है उन्होंने 2016 में ट्रंप के जीतने की प्रेडिक्शन की थी, जबकि कोई भी मीडिया का हाउस उनकी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त उनकी की थी। उन्होंने इस दफा, दिलचस्प बात है कि ट्रंप यहाँ पर मकबूल तो बहुत है, लोग तंग भी बहुत है, लेकिन उन्होंने कमाला के जीतने की प्रेडिक्शन की है, और इनकी अभी तक की जो प्रेडिक्शन है 94% एक्यूरेट गई हैं। उनका नाम लिख के कोई भी उनको देख सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक सिलसिला चल रहा है। लोग कहते हैं कि जो इनकी पार्टियां हैं, इनके अपने अपने चैनल्स हैं, जैसे CNN के ऊपर रिपब्लिकन बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो डेमोक्रेट्स का चैनल है, और फॉक्स के ऊपर रिपब्लिकन चैनल होने का वो है। यहाँ पे अखबारात भी बटे हुए हैं क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े मालकान हैं। तो इस तरह से ये कैंपेन और ये मामलात आगे बढ़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूक शहबाज बड़ाइश, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ बात कर लेते हैं। मुंतखब रिपब्लिकन नुमाइंदा हैं अहमद हसन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी राय में रिपब्लिकन पार्टी के मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का आपको सामना हो सकता है? आई थिंक चैलेंज ये बात ये है कि इट्स अ फोटो फिनिश रेस। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो स्टैटिस्टिकल परसेंटेजेस आ रहे हैं दे क्वाइट क्लोज। स्विंग स्टेट्स और ये अर्ली वोटिंग इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल, एक अर्ली वोटिंग की स्विंग स्टेट में इज नॉर्थ कैरोलिना। तो नॉर्थ कैरोलिना हैड record early voting, 4.4 million ballots cast early, which shattered the 2020 record. I believe where they had 3.63 million ballots at that time in early voting. So that is an indicator. It's indicative of how high the stakes are, and 95% of those 4.4 million early votes took place in person. तो that is the big change जो हम यहाँ देख रहे हैं स्टेट्स में, कि 4 साल पहले 2020 में तो तकरीबन early votes mail-in ballots accounted for 2/3 of those votes. अब आप देख रहे हैं कि in states like North Carolina 95% of the people are going in person to vote. So I think that is a great difference in this particular election. ठीक है, तो अहमद, आपको इस हवाले से क्या लगता है, आपके इंतखाब ने पार्टी के अंदर तकसीम को कम करने में कोई किरदार अदा किया है? I think that जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो आप इकोनॉमी को ले लें, चाहे आप ये जो ग्लोबल जंग है, या आप ये माइग्रेशन इश्यू ले लें, that is the key to what we are seeing now. We are seeing a report card over the last 7 years, 4 साल ट्रंप के और 4 साल एज वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के, एंड तकरीबन अब 8 साल हो गए। इट्स 7 years worth of record, and I think it's very clear जो हम देख सकते हैं कि it's going to require a leader like Trump to come in and fix the economy, create a more robust environment for business and growth, to stop wars globally. And ये जो migrant crisis है, इसमें immigration issue नहीं है, legal immigration issue है। ठीक है, और आपके इलाके के हवाले से अगर हम बात करें तो वहां पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम किए जाने चाहिए? I think New York specific has a number of issues. हमारी जो 2.3 million early ballots हैं, तकरीबन I believe 1 million or so of them
have been mail in, and I think हमारे जो मसले चल रहे हैं, like everybody else across the states, economy is an issue that affects all. चाहे आप 18 to 29 एज ब्रैकेट में, आपको जॉब्स चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फ्यूचर चाहिए where you can have a robust housing market. अगर आप सीनियर हैं and you are part of the larger bracket voting 65 and over, you want to make sure कि आपकी जो रिटायरमेंट है, जो बैंक में है, जो स्टॉक मार्केट में है, आपके घरों में है, वो सेफ है, and that comes directly from आपकी इकोनॉमी. So I think those are the major issues that affect all, but particularly हमारी जो न्यूयॉर्क पाकिस्तानी diaspora, they are first generation often, and इसमें जो उनकी savings है is their life, basically is their home, and they cannot afford to have a weak or unrobust housing market. But I think those are the issues that specifically affect our community outside of wars and ceasing wars that are taking place globally. ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, तालीम या मईशत के हवाले से, ऐसे शोबों में इस्लाहात के लिए कौन से ऐसे मखसूस मंसूबे हैं जो बनाए गए हैं? I think that ये देखा जाएगा, but in the last term that Trump had, it was very clear that we had a much more robust economy, we had much more innovation, and जो health के अगर आप देखें कि how his administration handled the pandemic versus Biden-Harris administration, there's a glaring difference in organizational skill and concern for overall health. ठीक है, अहमद किस तरह से कमेंट करेंगे रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से? जब भी हम देखते हैं जो भी सदारती उम्मीदवार होता है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कहीं ना कहीं बेहतरी हमें पिछली बार भी नजर आई थी जब उनकी मुलाकात हुई थी जो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के साथ. I think the goal for all Pakistani Americans is to see an ushered era of increased and bolstered friendship between America and Pakistan. And that's a reality that I'm very much hoping will take place regardless of who wins the election. While I have more faith in Trump in that particular endeavor, I think all of us can agree that American-Pakistani relations are key as part of this upcoming presidency. ठीक है, और आपकी राय में जिस तरह से अमेरिका में मौजूद अभी सियासी तकसीम है, उसको कम करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? अब देखें, the gurus and pundits of our political environment are probably best suited to strategize in those ways. As an individual who is both elected and appointed in the state of New York, I think that I can only tell you what's happening on the ground. And at the moment, it is an extremely tight race where we are all watching pins and needles how things will transpire over the next day or so. ठीक है, और अहमद आप किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहुत सी तकारीर में बारहा ये गुफ्तगू की है कि जब उनका दौर हुकूमत था उन्होंने कोई भी जंग नहीं होने दी, बल्कि अफगानिस्तान से भी फौजें उन्हीं के दौर में वापस बुलवाई गई थी. आप किस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो फिर जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई वो भी ना शुरू होती, इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन पर अटैक किया वो भी ना होता, लबनान में भी जंग शुरू ना होती? आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कल जीत जाते हैं किसी ना किसी तरीके से भी, तो ये जो तमाम जंगें शुरू हुई हैं ये किसी ना किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगी? I believe so, and I think जो हमारे मुसलमान वोटर्स भी हैं इन स्विंग स्टेट्स में, उनकी भी यही होप है. एग्जाम्पल जो मिशिगन की मुसलमान कम्युनिटी है वो तो उसके रैलीज तक पहुंच गए हैं और वो ओपनली इंडोर्स कर रहे हैं because they have full faith and hope कि he will bring a stop to all these wars. So I agree wholeheartedly, and I think that we are all praying silently to ensure that regardless who comes into power, that they stop these wars. ठीक है, और दूसरी तरफ जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है रिपब्लिकन्स को भी, हम देखते हैं कैपिटल हिल वाक़े के बाद 6 जनवरी 2021 को जो सब हुआ, आपको लगता है कि जिस तरह की ट्रंप सियासत करते हैं, जारहाना सियासत करते हैं, कमला हैरिस बार बार कह चुकी हैं कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आए हैं तो वो अपने दुश्मनों की एक फहरिस्त तैयार करेंगे, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम सब दोस्तों को टेबल पर बिठाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे? देखें, मैंने अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल लोगों ने किया हुआ सुना है कि रिवोल्ट कहते हैं,
ठीक है। जो रिवॉल्ट हुआ है वो जुलाई 21 को डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइडेन पर रिवॉल्ट किया है, एंड बाइडेन हैड टू स्टेप डाउन एज द कैंडिडेट. That's the only revolt that I think that is important for all voters to keep in mind. The party revolted against its sitting president because they felt no faith in his ability to act any longer as president of the United States. So, ये जो January 6th is a talking point as far as I'm concerned. जो असल revolt है वो है the party against the sitting president because they lost full faith in his ability to proceed as president of the United States. And that should be what we look at when we decide between the vice president who is adjoined to that administration or somebody who has a wonderful 4-year track record of a robust economy, trying to legalize immigration and working to stop wars globally. ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुंतखब नुमाइंदा रिपब्लिकन अहमद हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अब देखना यह है कि कौन ये मार्का जीतेगा। ट्रंप के सबसे पहले अमेरिका के नारे को मौजूदा हालात में किस तरह से देखा जा रहा है और क्या ये आलमी सतह पर अमेरिका के ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ कैमला हैरिस की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर हमने देखा है कि जिस तरह से वहाँ पर कैंपेन की गई है और अब रिजल्ट का ही इंतज़ार किया जाएगा, वोटिंग का इंतज़ार किया जाएगा। कल यह अहम मरहला है जिसके बाद हम देखेंगे कि जो अमेरिका की सियासत है वो कौन सा नया रुख इख्तियार करती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। तो नाज़रीन, क्या आप ये जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद कुछ आम मसाले और कुदरती अज्जा मुख्तलिफ सेहत के मसाइल जैसे मोटापा, शुगर, बालों और जल्द के मसाइल को हल करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। तो आज हम आपको इन चीज़ों के हवाले से बताएंगे कि किस तरह से ये कुदरती अज्जा हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। और इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा राव साहिबा। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं हमारी हेल्थ को लेकर, जिसकी रीज़न कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे डाइट जो प्लान्स हैं वो हमने ख़राब कर लिए हुए हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं ओबेसिटी का मसला है, मोटापे का मसला है। मैं चाहूँगा उस पर आप पहले रोशनी डालिएगा कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हम मोटापे की तरफ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर उसके हल की तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया अपना, और लोगों की इसको ज़रूरत है आजकल। मैं कहती हूँ कि हमारा सबसे पहले, मैं मोटापे पे बात करूँ, आपने मोटापे से स्टार्ट किया कि सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, फिर हमारा खाने का स्टाइल, कि हम सुबह या दोपहर किसी वक्त भी हम बैठ के तसल्ली से सुन्नत के मुताबिक हम खाना नहीं खाते। अगर हम उसी पे अमल करें तो ये है कि हमारे ये मसाइल ही ना पैदा हों। एक तो हमारा लाइफस्टाइल ये हो गया कि हमने सारी जो भी रिफाइंड हमारी प्रोसेस फूड है वही खानी है, और दूसरा ये कि जल्दी जल्दी खानी है, तो वो फिर ऑब्वियसली मोटापा तो आपका आना ही है। और फिर हमने बैठ के ही काम करना है, वो एक्सरसाइज, वो जो हमारे खुद से करने वाले काम थे, एक्टिविटी हमारी कुछ भी नहीं रही है। सिर्फ हम एक मोहताज होके रह गए हैं इसके गैजेट के, गैजेट के सामने बैठते हैं और वो बस प्रोसेस फूड हम खा रहे होते हैं, तो वही बीमारियों का सबब बनते हैं। सबसे ज़्यादा पहले होता था कि जो कोई भी बीमारी होती थी वो मौरूसी होती थी, लेकिन अब जिस तरह शुगर का बढ़ता हुआ जो रुझान है या मोटापे का, ये पाकिस्तान जो ये हम एक खानदान बन गया है। मौरूसी से मुराद ये था खानदानी बीमारी होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान जेनेटिकली जिस तरह पाकिस्तान जो वही खानदान बन गया कि इसमें मोटापा भी, और मोटापे से ही सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए यहाँ से आगाज किया है क्योंकि यहीं से हम देखते हैं कि हमारे लीवर भी मुतासिर होता है, फैटी लीवर की वजह से फिर शुगर है, शुगर की वजह से फिर हमारे दिल की बीमारियां पैदा होती हैं, किडनी खराब होती है। सबसे पहले जो है जो इसका मसला है वो मोटापे का है। तो हम तो अभी किस तरह से मोटापे को, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आज आप हमारे लिए लेकर आई हैं, हमारी किचन में ही रेमेडीज़ मौजूद हैं, तो किस तरह से हम यूटिलाइज़ करें, किस तरह से इन चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अपने तौर पे जो टोटके इस्तेमाल करते हैं वो फिर समटाइम उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। ये है कि हम किचन से तो दूर हो गए हैं, हम बाहर हमने अपनी गलियों में किचन बना लिए हैं कि जो बाहर से हम ऑर्डर करते हैं, बस एक ये ट्रेंड बन गया है कि ऑर्डर करना है तो ऑर्डर खाना है, वो कितने दिन वो तेल में पका है, कितना पुराना आपका ऑयल है, या कितने ये मसाले, तो हम इनसे तो अवॉइड कर गए। जब हम हमारे बचपन जब हम इन मसालों से खाना खाते थे एटलीस्ट हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। ऐसे तो मैं किचन के मसालों से ही बात करूंगी कि जो आपके किचन में मौजूद है। ठीक है, ये मोटापे पे पहले अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अगर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है,
सफ़ेद ज़ीरा ये आपके किचन में मौजूद है, हर हांडी में, हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये तकरीबन 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा लेके और एक जग में डाल लें, सिर्फ आपने 6 गिलास पानी हर रोज़ अगर मेरे कहने के मुताबिक इंटेक कर लिया, उस तरीके से पी लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि फर्स्ट 7 डे में आपका 1 या 1.5 kg तक आपका वेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। आपको अपना आप हल्का हल्का महसूस होगा। ठीक है। सेकेंड वीक में आप तकरीबन 3 kg वेट जो है वो रिड्यूस करेंगे सिर्फ एक इस चीज़ से। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए की चीज़ है, एक चम्मच। जो किस तरह से बनाना है? हाँ जी, अब वो उसकी रेमेडी की तरफ मैं आ रही हूँ। ये बनाना आपने इस तरह से है कि आपने एक जग लेना है, जग के अंदर पहले इसको डाल दें। ठीक है। पहले आपने जीरा डाल दिया जग के अंदर, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम 1.5 लीटर के लिए, 50 ग्राम आपने जीरा डाल दिया, सफेद जीरा। उसके बाद आपने खोलता हुआ पानी डालना है जग के अंदर, ये उबालना नहीं है। ठीक है, ये उबालना नहीं है, आपने पानी उबलता हुआ इसके अंदर डालना है और बाद में आपने जो हमारे कूलर वाले जो जग होते हैं उसके अंदर आपने ढक के इसको रख देना है। ठीक है। तो बस पहले आपने ग्रीन टी की तरह पीना है क्योंकि वो गर्म होगा। आधे घंटे के बाद आपने 1 कप पी लेना, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आपने 24 घंटे में ये खत्म कर देना। अगर 12 घंटे में कर देंगे तो पहले दिन ही आपका एक तो अंदर एक हमें होती है ना हेजिटेशन होती है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, कि घुटन होती है, आपको उससे रिलीफ मिलेगा। पहले आपको उससे रिलीफ मिलेगा, देन आप सेकंड डे देखेंगे अपना आप खुद ब खुद आपको हल्का हल्का महसूस होगा, शायद कोई जो हमारे फाजिल मादे थे वो रिड्यूस हो गए हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू 15 डेज कर लेते हैं तो आपका जो वेट है वो 3 kg, ये मैं गारंटी देती हूँ कि 3 kg वेट रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ इसी से, सिर्फ एक इस चीज से। ठीक है। अगर आप इसमें दूसरी चीज, ये भी किचन की ही चीज है, दारचीनी। अगर आप दारचीनी का इतना सा टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अगर आप ये डाल लेते हैं, साथ में आप 3 से 4 सब्ज इलायची डाल लेते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। और ये है जावित्री, जायफल का ऊपर वाला, ठीक है। इसके अंदर छालियाँ निकलती है, वो और तरीके से काम आती है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। ये चीज़ें डाल लेते हैं और बीच में इतना सा अदरक का पीस 1 इंच का, और इतना सा पुदीना, और साथ में ये लेमन और 2 खीरे के पीस, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अगर आप उसी पानी में ये मिक्स कर लेते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। आपकी जब स्किन अच्छी होगी, जब आपके टॉक्सिन जो हैं, जो फाजिल मादे वो आपके खारिज होंगे, तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, इससे आपका अंदर का जो आपको हल्कापन महसूस होगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें इसके अंदर डाल लेंगे, गर्म पानी के अंदर ही सारी चीज़ें डालें, ऊपर से गर्म पानी डाल दें, बस वही आपका बन गया पानी। उसको आप जब डिटॉक्स वाटर बन गया, ठीक है। डिटॉक्स वाटर तो ये होता है ना कि आप जब लेके आए तो फ्रेश पानी में डालें, डिटॉक्स कह लें आपको, आप ये है कि ग्रीन टी टाइप बनेगा आपका। तो बस आपने सारा दिन उसका इंटेक करना है। जब हम इंटेक करेंगे 1 हफ्ते में आप फील करेंगे आपकी स्किन भी फ्रेश होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, वेट भी आपका वेट रिड्यूस होना कम हो जाएगा, आप खूबसूरत फील करेंगे कि मैं पहले से ज्यादा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे और बॉडी पे भी। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी आपने हमें बता दी, क्वांटिटी मैंने बता दी, किसी क्वांटिटी के साथ जाना, क्योंकि सम टाइम हम जरा अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं, ओवर चीजों का जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है वो भी फिर नुकसान, फिर वो स्टमक के लिए नुकसानदेह होता है। हम किस चीज़ के मोहताज हो रहे हैं कि सिर्फ ये है कि हमने जल्दी जल्दी खाना है, उसी को ओवर ईटिंग, अगर उसी को हम तरीके से खाएंगे तो वही हमारा जो निज़ाम इंतज़ाम है, जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वही हमारा दुरुस्त रहेगा। बस ये कि हम जल्दी जल्दी में और ज़्यादा खा लेते हैं कि चीज़ अच्छी लगी, जहाँ टेस्ट बैठ गया वहाँ हमने रज के खा लेना है, दबा के खाना, दबा के हाथ दबाना, तो वो वही हमारे लिए। नईमा साहिबा, ये आपने 3 मसाइल हमारे हल किए हैं, एक मोटापा, एक आपने कहा है कि हमारी स्किन भी ग्लो करेगी और हमारे बाल भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान अब सबसे नंबर 1 है उस बीमारी में, वो शुगर है। शुगर को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे किचन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे शुगर हम कंट्रोल में करें, या जो लोग प्री डायबिटिक हो चुके हैं और अब वो चाह रहे हैं कि वो डायबिटीज़ की तरफ ना जाएं और इसी स्टेज से वो वापस हो जाएं? देखिए, मैं अपनी बात करूंगी। अब 2019 में मेरा जो शुगर था अचानक से डायग्नोज हुआ था। हाँ जी, अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब रही, जब चेक करवाया तो शुगर था मुझे। मैंने आज तक कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, प्री डायबिटिक की लाइन में हूँ। लेकिन ये है कि सम टाइम मेरा जो अब जब चेक करवाते हैं तो नॉर्मल भी आता है, तो मैंने घर से ही इलाज किया है। उसका सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, अगर शुगर का, जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए मैं बात करूंगी, ये वाला 1 चम्मच आपने लेना है मेथरे। एक होता है मेथी दाना, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये होता है मेथरे, थोड़ा सा मोटा,
मेथी दाना जो होता है वो बारीक होता है, बारीक होता है। मेथरे आप लोगों ने मेथरे लेने हैं, ठीक है। ये 1 चम्मच, जो कोई डायबिटिक हैं उनके लिए, ठीक है, ये इतना आप लोगों ने इतनी ये मेथरे लेके और रात को तकरीबन आधा लीटर पानी में इसको सोख करके रख देना है, ठीक है। ठीक है। सुबह उठ के आप लोगों ने इसके अंदर स्पून, एक जेल बन जाएगी इसके अंदर, लाइट सी आपको फील होगी, थिकनेस सी है, ठीक है। आपने उसका तकरीबन चौथाई हिस्सा नॉर्मल पानी में डाल के तो वो पी लेना, इंटेक कर लेना। गर्म पानी लें, गर्म पानी के नीम गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा ये मिलाएं, नीम गर्म पानी का इंटेक कर लें। फिर वो जो आधा लीटर पानी है इसका, वो आप लोगों ने 4 पोर्शन में और शाम तक ख़त्म करना है, ठीक है। जब आप ये 15 दिन करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों की जो शुगर है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसी से हुई है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको पता है कि मैं रेमेडीज़ करती हूँ, मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ कि शुगर के लिए सबसे मुफीद चीज़ जो आजकल मैं इस्तेमाल कर, जिससे मेरी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैलेंस है, इससे आपकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। जो प्री डायबिटिक हैं वो ये है कि हाफ टीस्पून करेंगे तो वो 2 टाइम करेंगे तो इंशाल्लाह वो उसी लाइन पे रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग रिवर्स करना चाहते हैं वो भी ऑर्गेनिक वे से, सबसे पहले आप पोर्शंस में खाएं, ठीक है। रिफाइंड चीज़ें छोड़ दें, शुगर को ज़िंदगी से निकाल दें। पहले हमारी माँ हमें मार मार के रोटियां खिलाती थी, लेकिन वो हमारी एक्टिविटी थी, हम खेलते थे, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही घर के काम खुद करते थे, सारा काम था। लेकिन आजकल बच्चों को मैं खुद रोटी से अवॉइड करवाती हूँ कि इसके अंदर जितनी शुगर है वो इस डायरेक्ट चीनी से कम है, ठीक। तो ये है कि आप लोगों ने इस तरह करना है कि एक तो बैलेंस डाइट, सैलड का इस्तेमाल करें, और फिर सर्दियों का सबसे बेहतरीन फ्रूट ये आ गया है, ये आपके ग्रेप फ्रूट। ये मैं डेली 1 ग्रेप फ्रूट का जूस लेती हूँ, उससे ये कि मेरी शुगर भी कंट्रोल रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी अच्छी रहती है, बाल भी अच्छे रहते हैं। तो ये वेट लॉस में भी बहुत काम आता है। आप 1 रोजाना ले लें कि बहुत महंगा नहीं है, मौसमी फ्रूट कोई भी हो आप लोगों को ले लें, और शुगर के पेशेंट्स के लिए खास तौर पे है। दूसरी बात मैं करी कि शुगर को कंट्रोल करने की, उसको उधर ही प्री डायबिटिक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। एक सीड है चाशकू, ठीक है, आप लोग नोट कर लें, अभी मेरे पास है क्योंकि मैं पिसा हुआ रखती हूँ तो इसलिए मैं लेके नहीं आई कि वो मेरे पास उसमें नहीं था, रॉ फॉर्म में नहीं था। चाशकू 50 ग्राम और जीरी स्या, जीरा स्या नहीं, जीरी स्या, हाँ जी, जीरी स्या नाम है। आप वो बराबर मिकदार में लें और उसको बस साफ करके आप पीस के रख लें। 1 कैप्सूल के बराबर आप लोगों ने सुबह खाने के बाद, शाम को खाने के बाद लेनी है। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में आप लोग खुद चेक करेंगे, जो प्री डायबिटिक हैं इंशाल्लाह उनकी शुगर 100 से नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये तमाम चीजें हमारे पास किचन में मौजूद हैं, जिससे हम ये कर सकते हैं, जिससे हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्टली क्वांटिटी आप बता रही हैं उसको हमने जरूर फॉलो करना है, इक्वल क्वांटिटी। जितना आपने चाशकू लेना 50 या बढ़ा सकते हैं, आप ज्यादा लोग मिलके ले सकते हैं, जिस तरह करें 50 ग्राम इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, 50 करें 100 करें, जिस तरह आपकी मर्जी, ठीक है। और दालचीनी का जिस तरह से, या मेथी दाने का इस्तेमाल भी शुगर के लिए बेहतर है? मेथी दाने का ही मैंने पहले बताया, जी बिल्कुल, मेथी दाने का ही मैंने बताया। इसके साथ अगर आप दालचीनी का भी करें, दालचीनी का ये होता है कि दालचीनी का पाउडर आप अगर उसमें डाल के रख लेंगे, दालचीनी अगर आप गर्म पानी में इस्तेमाल करेंगे ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। ये रात को सोख कर लें इसके साथ, तो इसके साथ भी बहुत इफेक्टिव। बट ये कि कुछ लोगों को ना ये होता है कि स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है। ये दालचीनी जो सबसे बड़ी डॉक्टर है ना, शुगर से भी बड़ी जो डॉक्टर, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं अपने एक्सपेरिमेंट से बात करूंगी, वो इसकी ब्लड प्रेशर की, किसी का कितना भी ब्लड प्रेशर हो, कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो, आप लोगों ने दालचीनी का जो पाउडर है स्पून के पिछले हिस्से से सुबह नहार मुंह बगैर कुछ खाए आप लोगों ने सिर्फ इस पिछले हिस्से से उठा के थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर नीम गर्म पानी से आप लोगों ने ले लेना है। इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर किसी चीज़ से अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, इंशाल्लाह इससे कंट्रोल होगा। अच्छा नईमा साहब, एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की है, आपने हर चीज़ में हमें कहा नीम गर्म पानी, ये मैं चाहूँगा ज़रूर अफादियत बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दियों में भी फ्रिज का पानी पीने का रिवाज है कि ठंडा पानी ही पीना है। तो चाइनीज़, मैं चाइना गया मई में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो वो खाने से पहले भी कावा देते हैं, खाने के साथ भी एक कावा चल रहा होता है। नीम गर्म पानी बिल्कुल ऐसी है। नीम गर्म पानी का कितना ज़्यादा फ़ायदा है? नीम गर्म पानी का तो मैं कहती हूँ गर्मियों में भी आपको नीम गर्म पानी पीना चाहिए। नीम गर्म पानी नहीं तो रूम टेम्परेचर पानी आप लोगों को जरूर पीना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत, हम पीते हैं ठंडा पानी, ठंडे पानी के नुकसानात बहुत हैं, लेकिन नीम गर्म पानी के इतने फायदे हैं कि जितना हम सोचे। मैं कहती हूँ कि जब आप रात को सोते हुए भी सुबह निहार मुंह तो हम लेते हैं नीम गर्म पानी, वो तो हम
फील करते हैं कि हमारा अंदर जो है वो वॉश हो रहा है, जिस तरीके से कि हमारे जो टॉक्सिन, जो फाजिल मादे, वो सारे के सारे रिमूव हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, रात को अगर नीम गर्म पानी, आप बेड पे लेटते हुए आप नीम गर्म पानी लेंगे तो आप आधी रात को उठ के यकीनन वॉशरूम तो जाएंगे, बट आप जब सुबह उठेंगे तो तरोताज़ा उठेंगे। ठीक है, लास्ट कमेंट बस मैं चाहूँगा आपसे, बालों की सेहत के लिए मजीद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। हाँ, बालों की सेहत की बिल्कुल, बालों की सेहत पे ये सारे तो मैंने आप लोगों को रेमेडीज बताई हैं बालों की सेहत स्पेसिफिकली बालों के लिए। स्पेसिफिकली बालों के लिए अगर आप स्पेसिफिकली बालों के लिए ये है कि ये जो है मेथरे इसका पाउडर और योगर्ट के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा मेयोनीज, अगर आप 1 स्पून डालना चाहें तो मेयोनीज मिक्स करके आपके बाल जितने मर्जी रफ हैं, ठीक है, जितना मर्जी आपको डैंड्रफ है, जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी आ रही, गर्म पानी से नहाना होगा। गर्म पानी से नहाते सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है खुश्की की, ड्राइनेस आती है जब हमारे बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। जब बाल टूटना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, सारे बालों के मसाइल डैंड्रफ से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो है ये बालों की डॉक्टर है, ठीक है। इसका यूज़ जो मुख्तलिफ वे से है, अगर आप इसको रात को सोक करके, जिस तरह मैंने शुगर के लिए बताया, उसको अगर आप वो बच जाता है, जब मेथरे आपके बच जाएंगे, आप उसी की पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना के योगर्ट के साथ आप उसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालें, थोड़ा सा हनी डालें। हनी डालने के बाद कोई भी ऑयल जिससे भी आप इजीली जो अवेलेबल है सूट करता है, लेकिन घरों में अमूमन सरसों का ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, हाँ वो ऑयल ऐड करें और आप बालों की रूट्स के अंदर लगाएं और इसको थोड़ा सा शावर कैप ले लें। इंशाल्लाह आप आधे घंटे बाद वॉश करेंगे तो आपके बालों के तमाम मसाइल इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट नईमा राव साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।